भारत के एक सुंदर राज्य में सागरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के एक तरफ बहती हुई साफ नदी थी और दूसरी तरफ दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत। सुबह सुबह सूरज निकलते ही गांव की गलियां लोगों की आवाजों से भर जाती थी। किसान अपने खेतों की ओर काम के लिए निकल जाते। गांव में सब कुछ अच्छा था, लेकिन वहां एक बड़ी समस्या थी कि सागरपुर में खाने पीने की कोई अच्छी दुकान नहीं थी। लोगों को स्वादिष्ट खाना खाने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता था। उसी सागरपुर गांव में केशव नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। केशव रोज सुबह सुबह दूसरे के यहाँ खेतों में काम करने जाता था। शाम तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसे इतने पैसे नहीं मिलते थे कि घर का खर्च आराम से चल सके। एक शाम जब केशव थका हुआ घर लौटा तो उसकी पत्नी ने कहा, कब तक दूसरों के खेतों में काम करते रहोगे? अब समय आ गया है कि तुम अपना कुछ शुरू करो। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? हमारे गांव में इतनी बड़ी नदी है, तुम मछलियाँ पकड़ो और फिश करी की दुकान शुरू करो। कम से कम मछलियों के पैसे तो बच जाएंगे। पत्नी की बात सुनकर केशव कुछ देर सोचता रहा। उसे लगा कि शायद यही मौका है अपनी किस्मत बदलने का। पत्नी की बात सुनने के बाद अगले ही दिन केशव नदी पर गया और ढेर सारी ताजी मछलियां पकड़कर घर ले आया। उसकी पत्नी ने मसाले तैयार किए और दोनों ने मिलकर बड़ी मेहनत से फिश करी बनाई। फिर गांव के चौक में एक छोटी सी दुकान लगा दी। दुकान लगाने के बाद केशव ग्राहकों का इंतजार करने लगा, लेकिन कई घंटे बीत गए और कोई भी नहीं आया। लगता है हमने गलती कर दी। हिम्मत मत हारो, शुरुआत में समय लगता है। तभी एक किसान वहां केशव के दुकान पर आया। बेटा, हमारे गांव में खाने की कोई अच्छी दुकान नहीं थी। अच्छा हुआ तुमने ये फिश करी का दुकान लगाया। मुझे भी एक प्लेट फिश करी दे दो। केशव ने तुरंत उसे एक प्लेट परोस दी। किसान ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसकी आंखें चमक उठी। वो बोला, वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने वर्षों से नहीं चखा। वो किसान फिश करी खाकर अपनी घर की ओर निकला, लेकिन रास्ते में उसे गांव के कुछ लोग मिले। अरे सुनो भाइयों, गांव के चौक में फिश करी का नया दुकान लगा है। क्या सच में? हाँ भाई, मैं वहाँ से ही फिश करी खाकर आया हूँ। बहुत जबरदस्त थी। ये सुनते ही वहाँ के कुछ लोग केशव के दुकान की तरफ चल पड़े। उन्होंने फिश करी खाई और वे भी उसकी तारीफ करने लगे। भाई, तुम्हारे फिश करी बहुत स्वादिष्ट थी। यही स्वाद बनाए रखना। कुछ ही दिनों में ये बात पूरे सागरपुर में फैल गई कि गांव में एक ऐसी फिश करी की दुकान खुली है जहां स्वाद और कीमत दोनों बेहतरीन है। क्योंकि सागरपुर में पहले कोई भी अच्छा भोजनालय नहीं था, इसलिए लोग दूर दूर के गांवों से भी आने लगे। हर दिन दुकान के सामने लंबी लाइन लगने लगी। कोई 2 प्लेट खरीदता, कोई अपने परिवार के लिए पैक करवाता। जब केशव कमाई गिनता तो उसे यकीन ही नहीं होता कि इतने पैसे उसने एक ही दिन में कमाए हैं। मैंने खेतों में पूरे महीने मेहनत करके भी इतने पैसे नहीं कमाए थे। मैंने कहा था ना, मेहनत अपने काम में करो तो किस्मत भी साथ देती है। धीरे धीरे केशव की फिश करी की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। व्यापारी, यात्री और दूसरे गांवों के लोग भी उसकी दुकान पर आने लगे। एक दिन राज्य का एक बड़ा व्यापारी राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, सागरपुर का एक साधारण आदमी आज पूरे इलाके में मशहूर हो गया है। ऐसा क्या किया है उसने? उसने फिश करी का दुकान खोला है। उसकी फिश करी खाने के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। ये सुनते ही राजा का चेहरा बदल गया। उसने गुस्से में कहा, मेरे राज्य में कोई इतना बड़ा व्यापार करे और मुझे खबर तक न हो। अगले ही दिन राजा अपने 2 मंत्रियों के साथ सागरपुर पहुंच गया। उसने देखा कि केशव की छोटी सी दुकान के सामने लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। क्या तुम ही इस दुकान के मालिक हो? जी महाराज। क्या तुमने यह दुकान खोलने से पहले मेरी अनुमति ली थी? महाराज, मैं लोगों को खाना खिला रहा हूँ, कोई अपराध तो नहीं कर रहा। लगता है तुम्हें अपनी सफलता का बहुत घमंड हो गया है। नहीं महाराज, मुझे अपनी मेहनत पर विश्वास है। तो सुनो केशव, आज से तुम्हारी रोज की कमाई का आधा हिस्सा राज दरबार में जाएगा। क्यों महाराज, ऐसा मैंने क्या गुनाह किया है? क्योंकि ये मेरा आदेश है। चाहे जो भी हो जाए, मैं अपनी मेहनत की कमाई किसी को भी नहीं दूंगा। केशव,
तुम राजा के आदेश का विरोध कर रहे हो। लेकिन मंत्री जी ये आदेश गलत है। केशव, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। महाराज जी, सच बोलने की कीमत मैं देने को तैयार हूँ। राजा अपने मंत्रियों के साथ वहां से चला गया। अगले ही दिन सुबह 2 मंत्री दुकान पर पहुंचे। राज दरबार का हिस्सा निकालो केशव। मैं कोई हिस्सा नहीं दूंगा मंत्री जी। अभी भी समय है तुम्हारे पास केशव, समझ जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गलत काम नहीं करूंगा। मंत्री खाली हाथ वापस लौट गए। राजमहल पहुंचते ही राजा ने पूछा, पैसे कहाँ हैं? महाराज, उसने देने से मना कर दिया। क्या? जी महाराज, वह कहता है कि कमाई उसकी मेहनत की है। कल फिर जाना और पैसे लेकर ही आना। अगले दिन मंत्री फिर केशव के दुकान पर पहुंचे। आज तो पैसे दोगे क्या? नहीं, कल भी नहीं दिए थे, आज भी नहीं दूंगा। क्या तुम्हें राजा का डर नहीं लगता? मुझे भगवान का डर लगता है, अन्याय का नहीं। मंत्री फिर खाली हाथ राज दरबार लौट आए। राजा अब पूरी तरह भड़क चुका था। उसने तुरंत दरबार में बैठक बुलाई। एक साधारण आदमी मेरे आदेश को ठुकरा रहा है और हम चुप बैठे हैं। महाराज, लोग अब उसका समर्थन करने लगे हैं। ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यदि लोग उसे आदर्श मानने लगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा महाराज। अब इसे कैसे ठीक करना पड़ेगा, तुम ही बताओ। महाराज, केशव की सबसे बड़ी ताकत उसकी दुकान नहीं बल्कि उसकी पत्नी है। हाँ महाराज, वह हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहती है। अगर उसकी पत्नी ही ना रहे तो? राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। तो आगे बोलो। अगर उसकी पत्नी को रास्ते से हटा दिया जाए तो केशव पूरी तरह टूट जाएगा। फिर वह कभी आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा। राजा धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठा और बोला, ये काम बहुत सावधानी से होना चाहिए। किसी को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि इसके पीछे राज दरबार का हाथ है। जैसी आज्ञा महाराज। उसी समय सागरपुर में केशव अपनी दुकान बंद कर रहा था। लगता है अब राजा हार मान गया। मैंने कहा था ना, सच की हमेशा जीत होती है। लेकिन दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी समय उनकी खुशियों पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। अगली सुबह केशव अपनी दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था। आज मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ, तब तक तुम दुकान तैयार करो। जल्दी आना, आज बहुत भीड़ आने वाली है। उसकी पत्नी हंसते हुए वहां से चली गई। कुछ देर बाद राजा के सैनिकों ने रास्ते में उसे घेर लिया। तुम लोग कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोका? हम राजा का आदेश पूरा करने आए हैं। लेकिन मैंने क्या किया है? लेकिन सैनिकों ने उसकी एक ना सुनी। कुछ ही देर बाद उन्होंने उसकी हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। उधर केशव दुकान पर उसका इंतजार कर रहा था। इतनी देर हो गई है, ये पार्वती कहाँ रह गई क्या पता। तभी गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ केशव के पास आया। केशव, केशव जल्दी चलो। क्या हुआ भाई? तुम्हारी पत्नी केशव। इतना सुनते ही केशव सुनसान रास्ते से दौड़ पड़ा। जब केशव वहां पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। किसने किया ये सब? केशव पार्वती के प्रेत को देखकर बहुत रोने लगा। कई दिनों तक केशव घर से बाहर नहीं निकला। वो पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन एक दिन उसने अपनी पत्नी की तस्वीर हाथ में ली और बोला, पार्वती, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे कातिलों को सजा दिलाकर रहूंगा। अगले ही दिन वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। साहब, मेरी पत्नी की हत्या हुई है। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तुम्हें किसी पर शक है? हाँ, मुझे राजा और उसके मंत्रियों पर शक है। ये सुनते ही पूरा पुलिस स्टेशन शांत हो गया। तुम सीधे राजा पर आरोप लगा रहे हो। राजा पर आरोप लगाना आसान नहीं है। साहब, लेकिन ये सच है। मेरे पत्नी को मारते हुए मेरे एक दोस्त ने देखा है। उसके बाद तुरंत पुलिस लोगों ने जांच शुरू की। कुछ ही दिनों बाद एक सैनिक को गिरफ्तार किया गया। उसकी पूछताछ की गई। सच सच बताओ, उस दिन क्या हुआ था? पहले तो सैनिक चुप रहा, लेकिन जब सबूत उसके सामने रखे गए तो वो टूट गया। हाँ, हमें राजा के मंत्रियों ने भेजा था। उन्होंने कहा था कि केशव के पत्नी का नामो निशान मिटा दो। उसके पत्नी को मारने का आदेश किसका था? साहब,
वो आदेश राज दरबार से आया था। ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोगों में गुस्सा फैल गया। अगले दिन राजा और उनके दोनों मंत्रियों को अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीश ने पूछा, क्या तुम अपने ऊपर लगे आरोप स्वीकार करते हो? हाँ साहब, राजा ने ही आदेश दिया था कि केशव की पत्नी को मार डालो। एक राजा का काम अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है, न कि उन्हें डराना। यह न्यायालय राजा और उनके दोनों मंत्रियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाता है। ये खबर गांव जाते ही केशव और गांव के लोग खुशी से झूम उठे। यह जीत मेरी नहीं, मेरे पार्वती की है। उसी ने मुझे खड़ा होना सिखाया था। चाहे सामने कितना भी ताकतवर इंसान क्यों ना हो, अगर तुम सच के साथ खड़े हो तो आखिर में जीत तुम्हारी ही होती है।